हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हमारी क्लास चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की। इसके पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपको जो टॉपिक कराए हैं देख लीजिए, जिसमें हमने आपको बताया थर्मल इक्विलिब्रियम बता दिया एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ये दोनों चीज़ आपको बताई गई। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उससे ही टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने लिखाई थी। फिर हमने आपको बताया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन उसके बाद आपको मैंने बताया हीट इज द ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क के थोड़े से कंसेप्ट बताए। इंटरनल एनर्जी, the sum of all kinetic and potential energy of particle of a given substance is called internal energy. एंड फाइनली हमने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इतना सब कुछ बता दिया था। और लास्ट जो एकदम एंड हमने क्लास की थी वो मैं बता देता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको सिखाया कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी गई एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डेल्टा क्यू। ये बेटा दो पार्ट में एक्सप्रेस होती है। सबसे पहले डेल्टा क्यू जो है, किसी भी सिस्टम को अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो सबसे पहले जो एनर्जी यूटिलाइज होगी, फर्स्ट टू रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एंड सेकेंड बेटा, वो सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट काम करेगा, राइट। सो द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज first utilizes to raise the internal energy of the system sufficiently, then to work against the surrounding. Yes, this delta W is called amount of work done against surrounding. Clear beta? Against surrounding. बेटा याद रखिएगा कि डेल्टा W पॉजिटिव होगा अगर वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग होगा। ओके, मतलब इफ सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा, समझिएगा इसको। इफ सिस्टम कौन काम करेगा, सिस्टम काम करेगा, वर्क्स ऑन सराउंडिंग। ठीक है, अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिंपल भाषा में इसको आप बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, राइट बच्चों। सेकेंड थिंग, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा बेटा? डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे, व्हेन सराउंडिंग वर्क अपॉन सिस्टम। यस, व्हेन सराउंडिंग वर्क्स अपॉन सिस्टम। क्लियर बच्चों? तो दोनों चीजें हमने बताई। डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा बताइए जरा? वर्क डन ऑन सराउंडिंग, एग्जैक्टली, सिस्टम वर्क डन ऑन सराउंडिंग। एंड डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा? एग्जैक्टली, जब सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पर। ओके, सो ये यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन होता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। टोटल अमाउंट ऑफ गिवन हीट या हीट एक्सचेंज जो भी है, गिवन हीट सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा इस हीट का कुछ हिस्सा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके बेटा, इंटरनल एनर्जी जो होती है दैट इज अ स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद रखें, क्या होती है इंटरनल एनर्जी? स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, राइट। कितनी होती बेटा? नोट कर लो। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास नंबर ऑफ गैस के एन मोल्स हैं, एन सी वी डेल्टा टी। नोट करिए, ये होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, हाँ,
क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। क्लियर? सो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, राइट? ओके, सो क्या हम कहेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बच्चों डेल्टा डब्ल्यू को आप क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? वर्क डन इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। सो इसको कहीं कहीं पर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। चाहे आप जिस भी नोटेशन से इसे पसंद करना चाहें पसंद कर सकते हैं, आंसर सब में सेम आएगा, राइट? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, हम वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं आज के टॉपिक में। हम अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने यहाँ तक बता दिया था कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू भी, पी डेल्टा भी हुआ करता है। क्लियर बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बस इसके पहले हमने पहले भी आपको बताया था कि दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको यहाँ पे देखनी है। ओके, दो टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे हम देखेंगे। तो एक बार फिर से उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो तरीके की चीजें चलती हैं। एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट ये जनरली लिक्विड और मास के लिए इस्तेमाल होती है, सो दिस इज कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट। एंड दूसरी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। जब भी आप डील करते हो मास के साथ, मतलब लिक्विड के साथ या सॉलिड के साथ, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं बेटा इसको, एस से शो करते हैं। ओके, इसे आप एस से शो करते हैं। और मोलर स्पेसिफिक हीट को बेटा आप सी से शो करते हैं। ठीक है ना? यस, मोलर स्पेसिफिक हीट को आप सी से शो करते हैं। अब दोनों में ही दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का मेन जो फॉर्मूला होता है बेटा, यदि आप मेन फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो एक्चुअली बनता कहाँ से है? यहाँ से बनता है। एक्सचेंज ऑफ हीट फॉर अ गिवन टेम्परेचर इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ओके, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर बेटा? अभी एक्चुअली दोनों बराबर होते हैं, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी दोनों इक्वल हुआ करते हैं। क्लियर? यस। वैसे मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ डेल्टा थीटा का अभ्यास करें। सो बेटा एम एस डेल्टा थीटा। क्लियर? सो एम एस डेल्टा थीटा यहाँ पे हो गया है। अब ग्राम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यदि देखा जाए तो S इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। यस और नो? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में भी यदि बात की जाए तो देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू बेटा एम सी डेल्टा थीटा। तो C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। ओके बच्चों, C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। बेटा यहाँ पे दो तरीके से स्पेसिफिक हीट हो सकती है यहाँ पे। एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यस बेटा? देखिए एक डेल्टा क्यू है ऊपर, चेंज इन हीट है, एंड दूसरा चेंज इन टेम्परेचर है। बच्चों इसको काट मत देना कभी। ओके,
सो ऊपर डेल्टा क्यू है एंड नीचे डेल्टा थीटा है। एग्जैक्टली अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डेल्टा टी कर सकते हैं यहाँ पे डेल्टा थीटा को, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में और केल्विन में दोनों इक्वल होता है। नाउ टू टाइप्स ऑफ हीट आर देयर। सबसे पहले सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सेकंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एग्जैक्टली तो ये दो तरीके की हीट होती हैं, सीपी एंड सीवी। सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी उल्टा बोल गया, कांस्टेंट प्रेशर, एंड यहाँ पे सेम है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि आप अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे डेल्टा क्यू, दैट इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ मोल सीपी डेल्टा थीटा। ये कब लगेगा बेटा? जब कांस्टेंट प्रेशर है, उस समय अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सो ये कब निकलेगा? दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर, राइट बेटा? प्रेशर एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, एन सी वी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। ये कब लगेगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, और सीपी जो होता है बच्चों, वो सीवी से बड़ा होता है। अभी मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा। कितना बड़ा होता है? सीपी और सीवी के बीच का डिफरेंस जो होता है आर के इक्वल होता है। आर इज हियर रेडबर्ग कांस्टेंट, आर इज हियर रेडबर्ग कांस्टेंट। मतलब बच्चों सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी, सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या होती है? ज्यादा होती है। एग्जैक्टली तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड सीवी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, that is called CP, and CP is greater than CV, so CP minus CV equal to R. This equation is called Mayer's formula. इस फॉर्मूले को आप बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। इसको हम यूज भी करेंगे, अभी इसको बनाएंगे भी। अभी R is called यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यस एग्जैक्टली R यहाँ पे जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर? यस। चलिए देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम जितनी भी चीजें करते हैं हम आइडियल गैस को लेकर के करते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में हमको आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है। और भी कई बातें हैं हम जिनको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगले चैप्टर में सीखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। व्हाट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस? इट इज एन इमेजिनरी प्रोसेस फॉर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, process that are sufficiently so slow and do not involve accelerated motion of the piston, large temperature gradient, etc. are reasonably approximation to an ideal quasi static process. इसमें यही कह सकते हैं आपकी एक बहुत ही sufficiently स्लो प्रोसेस, जिसमें कि जो आपका पिस्टन होता है उसका एक्सेलरेटेड मोशन इन्वॉल्व नहीं होता है। Do not involve accelerated motion of the piston and large temperature gradient, मतलब टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को एक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। बेटा ये टर्म जो है ना क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी के लिए बस यूज होता है, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? देखिए ये कहा जा रहा है कि
जैसे मान लीजिए आप, सुनिए बच्चों, जैसे ये आपके पास में व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर है। और ये आपके पास में पिस्टन सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रियलाइज करना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रियलाइज करना चाहते हैं, तो ये जो आपका पिस्टन है, ये इस तरीके से मूव नहीं होना चाहिए कि एक एक्सेलरेशन लेकर के मूव हो, कि इस तरीके से ऐसे। अगर यदि ये इस तरीके से मूव हो जाता है तो इसमें जो आप फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, उसका मैकेनिकल इम्पैक्ट आ जाएगा। और हमको यहाँ थर्मोडायनेमिक की स्टडी करनी है, इसलिए यहाँ पर एक प्रोसेस एज्यूम कर ली गई है, एक आइडियल प्रोसेस मान ली गई है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक एक मतलब मैंने चाहिए कि एक माहौल है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की प्रोसेस को रियलाइज करने का एक माहौल है, दैट्स इट। चलिए आगे बात करते हैं। कल हमने बात की थी वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस। कल बताया था मैंने आपको डेल्टा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। यस, डेल्टा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड DV इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा हो गया, DW इज इक्वल्स टू PdV। DW इक्वल्स टू PdV कल बताया गया था। डेल्टा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, you can say dw is equals to pdv। अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं dw को तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू p dv। ओके, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल, क्लियर? v इनिशियल से लेकर के v फाइनल, क्लियर है कि नहीं है? सो ये अपने पास में वर्क डन आ जाएगा। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि द वर्क डन इज गिवन बाई w इज इक्वल टू V2, V1 से लेके V2 इंटीग्रेशन के अंदर PdV। अब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन में PdV का मीनिंग क्या होगा? मतलब दो एक्सेस हैं, एक प्रेशर एक्सेस है और एक वॉल्यूम एक्सेस है। ये प्रेशर एक्सेस है, वॉल्यूम एक्सेस है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है, PdV का मतलब होता है प्रेशर का वॉल्यूम एक्सेस के साथ एरिया, बिकॉज इंटीग्रेशन एरिया को दिखाता है। इंटीग्रेशन किसको दिखाता है? एरिया को। इंटीग्रेशन किसको शो करता है? एरिया को। जैसे हमने पढ़ा है कि, याद कीजिए जब हम पढ़ाते थे आपको लीनियर मोशन, तब हम बताते थे कि v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो v डी टी इज इक्वल्स टू डी एस, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो v डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, दैट इज इक्वल टू एस। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, याद आ गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। सिमिलरली यहाँ पे किसका है? प्रेशर वॉल्यूम का एरिया, प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया आपको क्या देगा बेटा? वर्क डन देगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज वर्क डन इन सेंस ऑफ कैलकुलस? तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया जो है आपको वर्क डन देगा। सो ये चीज याद रखिएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है विद इन द लिमिट V1 से लेके V2, तो जो लिमिट होगी वहां से एरिया शुरू होगा और वहां तक एरिया खत्म होगा। सो V1 टू V2 इंटीग्रेशन, पीवी ग्राफ का इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज क्या देगा आपको? एरिया क्या देगा आपको? वर्क डन देगा। चलिए ये बात यहाँ पे भी खत्म हो गई। सो दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। बेटा पीवी डायग्राम का शॉर्ट नेम होता है इंडिकेटर डायग्राम। पीवी डायग्राम को, पी और वी एक्सिस के बीच में बने हुए डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। यस, सो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सेस के बीच का जो भी डायग्राम होता है, इसका नाम एक और होता है इंडिकेटर कर्व। इंडिकेटर कर्व। चलिए, सो अब हम पढ़ने जाते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, और इनमें हम अलग अलग
ऑपरेशंस में थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को ही थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। सो फर्स्ट प्रोसेस इज, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा एक आपके पास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से, मान लीजिए स्टेट ए है, से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब चला जाता है। मतलब अपनी एक अवस्था से ये दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। और दूसरी अवस्था में जो प्रेशर है वो P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T है, राइट? सो दिस प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0 है, नो चेंज इन टेम्परेचर। वाई? डेल्टा T is equal to T final minus T initial, and this is equals to 0. So T final equals to T initial. So this type of process is called isothermal process. अब सवाल उठता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम की हालचाल का इक्वेशन क्या होता है? मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस? तो जब T कांस्टेंट होता है, जब T कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सा लगता है? बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ। ओके, जब T कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ इक्वेशन ऑफ स्टेट को देता है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हुआ करता है बॉयल्स लॉ के केस में? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर T कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सो P इज इक्वल्स टू K अपॉन V, और यू कैन से PV इक्वल टू K कांस्टेंट, या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस का रूल होता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको प्रेशर और वॉल्यूम में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी से सॉल्व होगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसको और लिख सकते हैं आप, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। देख लीजिए, दिख रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? चलिए, सो isothermal process, a thermodynamic process that takes place at a constant temperature is called an isothermal process. इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उस समय सिस्टम का हालचाल यानी कि इक्वेशन ऑफ स्टेट इस इक्वेशन से दिया जाता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो यहां से आप किसी सिस्टम के आइसोथर्मल सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट बताते हैं, यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि अगर कोई सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजर रहा है तो इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा PV इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P और V का मल्टीप्लाई हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर ये सिस्टम पहले इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल P1 V1 T था और फिर ये P2 V2 T हो गया। तो अगर ये आइसोथर्मल है तो ये क्या मेंटेन रखेगा? ये मेंटेन रखेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट? चलिए अब आते हैं, अब हम निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का,
वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर बेटा? तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम एक सिस्टम मानते हैं, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मानते हैं। कंसीडर वी हैव अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये हमारे पास में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक सिलेंडर है, राइट बेटा? एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन लगा हुआ है। देखिए, जब भी आप बात करते हैं कि आपका जो सिस्टम है आइसोथर्मल रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो बेटा याद रखिएगा कि इसकी ये नीचे वाली जो वॉल रहेगी ये कंडक्टिंग रहेगी। कंडक्टिंग रहेगी तभी सिस्टम जो है आपका आइसोथर्मल बिहेव करेगा। ओके, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक हम गैस ले लेते हैं। कंसिडर फिक्स मास ऑफ गैस विच इज प्रेशराइज्ड फ्रॉम अबव बाय ए सिस्टम। एक सेकेंड बेटा, so consider a fixed mass of gas which is pressurized from above by a piston। ठीक है ना? देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले रहे हैं और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने यहाँ पे एक गैस ले रखी है और इसको हमने ऊपर से प्रेशराइज किया है। ठीक है बच्चों? कैसे प्रेशराइज किया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। प्रेशर देने के पहले, प्रेशर देने के बाद का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हमने ऐसा प्रेशराइज किया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, द गैस exert a pressure P and occupies a volume V। ठीक है ना? नाउ द वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर फॉर ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV इज। देखिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले मान लीजिए यहां से आपने पिस्टन को प्रेस किया है। क्लियर बच्चों? यहां पे आपने पिस्टन को प्रेस करना शुरू किया है। अब आप जब पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं तो अंदर से गैस कितना प्रेशर लगा रही है? P लगा रही है। क्लियर? और पी प्रेशर के चलते आपने इस पिस्टन को प्रेस किया और पिस्टन जो है नई पोजीशन पे आ जाता है। मैं इस नई पोजीशन को दिखा रहा हूं, ये है इस पिस्टन की नई पोजीशन। क्लियर है? दिख रही है आपको? ये पिस्टन इस पोजीशन पे आ चुका है, नई पोजीशन पे आ चुका है। दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम इज सपोज डेल्टा वी। ठीक है? दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम इज डेल्टा वी और डीवी, वॉट एवर जो भी डीवी ले लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसका डेरिवेशन। फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन होगी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो मतलब पूरी की पूरी जो हीट होती है दो पार्ट में एक्सप्रेस होती है, इसे नंबर 1 दे दीजिए। आप जानते हैं बेटा आपकी डेल्टा यू जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर म्यू क्यों हो गया? बेटा नंबर ऑफ मोल को म्यू भी बोलते हैं आप लोग, तो मैंने यहाँ पे एन बताया तो मैं एन रख दिया, एन सी वी डेल्टा टी। यस और नो? बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है, यू नो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। मतलब कंप्लीट जो दी गई एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा डब्ल्यू, राइट? कंप्लीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा डब्ल्यू। यस, जो टोटल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी पूरी पूरी वर्क डन में। चलिए अब हम निकालते हैं कि वर्क डन कितना होगा। अब हम जानते हैं
डेल्टा डब्लू, जिसको हम डी डब्लू लिखते हैं, डेल्टा डब्लू इक्वल टू डी डब्लू इक्वल टू पी डी वी, राइट। डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू डी डब्लू इक्वल टू पी डी वी, डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्लू, so work done is equal to integration of dw, that is equals to pdv, yes or no? क्लियर की नोट क्लियर? अब आपके पास कुछ ना कुछ गैस है इसके अंदर, यहाँ पे गैस भरी हुई है। इस गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन होता है हमारे पास, नंबर इसको 3 पुट कर दीजिए या ए पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, ठीक ना, कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको मैं। वी हैव व्हाट यू हैव, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन किसी गैस के लिए, स्टेट इक्वेशन आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर आपके पास गैस 1 मोल है, मतलब इस डेरिवेशन को हम 1 मोल में कंफाइंड कर रहे हैं, नहीं तो हमको हर जगह एन लेके घूमना पड़ेगा बेवजह, राइट। तो 1 मोल ऑफ गैस पीवी इक्वल्स टू आर टी, राइट। सो पी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी, एग्री की नॉट एग्री? तो यहां से अब हमने P की वैल्यू पुट कर दी है, आ जाइए। सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बेटा वैल्यू रखना मैंने भूल गया, इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था एंड फाइनल वॉल्यूम V2 है। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर है बेटा? सिस्टम काम कर रहा है। यहां तक का वॉल्यूम बेटा, जब तक पिस्टन ऊपर था तब तक का कंप्लीट वॉल्यूम कितना था बेटा? V1 था, ओके। फिर कंप्रेस करके सिस्टम को नीचे लाया गया सिलेंडर को, तो नया वॉल्यूम कितना बन जाएगा बेटा? V2 बन जाएगा, राइट। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके, चलिए। सो पी भी, अब मैं सॉल्व करता हूं, P की वैल्यू रख देता हूं बेटा, V1 से लेके V2 आर टी अपॉन V एंड हियर इट इज dV। क्लियर बेटा? सो W इज इक्वल टू आर टी, बेटा बाहर आ जाएगा, V1 से लेके V2 1 अपॉन V dV। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है बच्चों? ई बेस पर, दैट इज इक्वल टू 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन यहां पे आएगा लॉग एक्स, और लॉग ई बेस पर एक्स। तो यहां पे 1/v है, सो W इज इक्वल्स टू आर टी। बताइए 1/v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा बच्चों? लॉग बेस ई पर v एंड लिमिट v1 से लेके v2, ओके। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं, W इज इक्वल्स टू आर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू लॉग। बेटा बेस ई को लिखा नहीं जाता है, जैसे कोई लिखता है लॉग एक्स और कोई लिख दे लॉग ई बेस पर एक्स, ये बेटा एक ही बात है। सो लॉग V2 माइनस लॉग V1, ओके। सो ये क्या बन गया बच्चों? W इज इक्वल्स टू आर टी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू, लॉग अगर सब्ट्रैक्शन में है तो बताइए क्या हो जाता है, पता है किसी को? लॉग सब्ट्रैक्शन में हो तो डिवीजन में चला जाता है, या डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन में जाता है, log a upon b. So this will be log v2 upon v1, base e ही रहेगा। So this is the work done, first formula for work done, okay। ये पहला फॉर्मूला हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। बच्चों केमिस्ट्री में जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो log 10 बेस पे होती हैं,
अगर कभी कोई log e बेस पर x लिखा है और इसको हमको 10 बेस में डालना है, तो एक बहुत छोटा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली अगर इसी वर्क को आप अगर लाना चाहते हैं 10 बेस पे, सो व्हाट यू हैव टू डू, 2.303 RT, और आपका जो है ये log 10 बेस पे आ जाएगा। दिस इज log 10 बेस V2 by V1 exactly. So this is the another formula in log 10 बेस, राइट। सो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले आपने किसके टर्म में बनाए हैं, वॉल्यूम के टर्म में। और आपने स्टार्ट में देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दिस मीन्स P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। मतलब जहां V2 बाई V1 है, आप वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, P1 अपॉन P2। तो आपके नए फॉर्मूले बन करके यहाँ पे तैयार हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर टी लॉग ई बेस पे V2 बाई V1 को क्या लिखेंगे, P1 बाई P2। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी लॉग 10 P1 बाई P2। सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यहाँ पे आ चुका है। डन बच्चों। तो ये अपने पास में प्रेशर के टर्म्स में एंड वॉल्यूम के टर्म्स में दोनों फॉर्मूले डेवलप हो चुके हैं। सो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर, ठीक, नोट कर ले। सो बच्चों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो वर्क आइसो, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लीजिएगा। दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क आइसो इक्वल्स टू हाउ मच, आर टी। अगर आप log ई बेस पर हैं तो log ई बेस V2 बाई V1, और इसको आप लिख सकते हैं 2.303 RT log 10 बेस पे। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये ई बेस नहीं आएगा यहाँ पर बच्चों, ये 10 बेस आएगा। सो हियर इट इज log 10 बेस V2 बाई V1। ठीक है, तो सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। डन गाइस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस। बच्चों नेक्स्ट हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, आइए देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस, ऐसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, a thermodynamic process that takes place in such a manner that no heat enters or leave the system is called adiabatic process। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ना हीट आए और ना हीट जाए, ना तो हीट अंदर से बाहर जा सके ना हीट बाहर से अंदर जा सके, ऐसी प्रोसेस को आप बोलते हैं adiabatic process। a thermodynamic process that takes place in such a manner that no heat enters or leave the system। ना तो कोई हीट अंदर आ सके ना तो कोई हीट अंदर जा सके, ऐसी प्रोसेस को आप एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। अब आप कहेंगे सर ऐसी प्रोसेस प्रैक्टिकली कहाँ पे आप हमें दिखा सकते हो। बेटा एक थर्मस ले लो, थर्मस, मिल्टन का थर्मस ले लिया आपने। अब आपको पता है कि मिल्टन के थर्मस लेने के बाद ना, अगर आपने ऊपर से इसको पैक कर दिया है तो ना बाहर की हीट अंदर जाती है और ना अंदर की हीट बाहर आती है। देखिए दुनिया का कोई भी थर्मस आइडियल तो नहीं है, मगर फिर भी 3-4 2-3 घंटे के लिए तो हम इसको आइडियल मान सकते हैं।
आप गर्म चाय रखते हैं तो आपको बिल्कुल गर्म चाय मिलती है, राइट? अगर आपने थर्मस को ले करके इसके अंदर मान लीजिए एक नॉर्मल वाटर भरा हुआ है, सिंपल टेम्परेचर पे वाटर भरा हुआ है, ओके। आपने क्या किया, इसको ले करके जबरदस्त तरीके से शेक किया, बहुत जोरों से इसको शेक किया आपने, ठीक है ना? तो शेक करने पर ना बाहर की हीट अंदर जाएगी, ना अंदर की हीट बाहर जाएगी, बाहर आएगी, ओके। बट एक नए सिस्टम में आपका नई नए फॉर्म में आपका सिस्टम आ चुका होगा, ठीक है ना? नए फॉर्म में आपका सिस्टम आ चुका होगा, ठीक है ना? आपका जो इसके अंदर का जो पानी है बच्चों, वो गर्म हो चुका होगा। पहले इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर अगर T2 है बच्चों, तो T2 विल बी स्लाइटली मोर देन T1, राइट? तो यहां पर जो प्रोसेस हुई है, कौन सी प्रोसेस हुई है? दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप कहेंगे चलिए ये तो ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने कर लिया है, अब इसका वर्क डन हम कैसे निकालें कि हमने वर्क डन कैसे किया, वो भी करते हैं हम। अब सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंटेक्स्ट में समझिए, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एग्जैक्टली। टोटल हीट गिवन जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल होती है। अब आप जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन नहीं होता है, राइट? सो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होता है बच्चों इसमें? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू? जीरो, ओके। सो चेंज ऑफ हीट इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, राइट? ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, या एक माइनस हो तो एक प्लस हो। इसका मतलब अगर सिस्टम का वर्क डन बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, मतलब इफ डेल्टा डब्ल्यू इंक्रीजेस देन डेल्टा यू डिक्रीजेस, और इफ डेल्टा डब्ल्यू डिक्रीजेस देन डेल्टा यू इंक्रीजेस। क्लियर? सो ये दो चीजें होती हैं तब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, या ये कह लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। अब मैं एक छोटी सी एडियाबेटिक प्रोसेस आपको बताता हूं बच्चों। जब भी आप अपने डिओड्रेंट स्प्रे कैन से जब भी आप डिओड्रेंट लगाते हैं, ओके, या लाल हिट, काला हिट, वॉट जो भी आप यूज करते हैं, इस सिस्टम में ना आप एनर्जी देते हैं ना आप एनर्जी लेते हैं, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब जैसे ही अंदर की गैस बाहर निकलती है, बताइए, तो अंदर की गैस जैसे ही बाहर आती है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी से आप देख रहे हैं डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल बहुत ज्यादा होता है और वी इनिशियल कम होता है, यस और नो? क्योंकि अंदर का वॉल्यूम कम रहेगा, तो बाहर तो खुला आसमान है, तो बाहर का वॉल्यूम बहुत हो जाएगा। तो बताइए वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इंक्रीज कर जाएगा। और वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? निगेटिव, निगेटिव हो जाएगी। मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना मतलब टेम्परेचर का लोअर होना। इफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू निगेटिव, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर इज ऑल्सो नेगेटिव।
राइट। डेल्टा टी इज नेगेटिव, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है म्यू नंबर ऑफ मोल सी वी डेल्टा टी। तो सीधी सीधी इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपको डिओड्रेंट बाहर निकलते ही कैसा कैसा फील देगा? ठंडा फील देगा, राइट। इस वजह से जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो आपको ठंडा ठंडा महसूस हुआ करता है, राइट। आप फ्री एक्सपेंशन का मजा अपने पेन की रिफिल को निकाल करके, इसका जो छोटा सा निब होता है, और यहाँ पर अपना मुंह लगा करके बहुत जोर से प्रेशराइज करिए। आप यहाँ से जो गैस निकलेगी, यहाँ पर अपना हाथ रख करके देखिए, आपको कोल्ड फील होगा। ओके। जितना पतला नोजल होगा आपको उतना कोल्ड फील होगा, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। सो व्हाट टाइप ऑफ दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन है बेटा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के कारण आपको कोल्डनेस फील होती है, राइट। सो बच्चों यही होना है, मतलब मेनली एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। सो इफ डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 हो चुका है तो एक को यदि प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आइए टॉपिक को डिले ना करते हुए हम सीधे सीधे आते हैं वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है ना? वर्क डन बाय अ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सिस्टम पूरा का पूरा वही है जो हमने पहले लिया था, सिलेंडर पिस्टन असेंबली, बस टॉपिक चेंज हो गया है। वर्क डन बाय अ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए, तो देखिए जैसे कि हमने अभी देखा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास में, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास में सिस्टम पिस्टन असेंबली थी। तो अंदर का प्रेशर P1 फर्स्ट स्टेट में, वॉल्यूम V1 सेकेंड स्टेट में, प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास सिस्टम पहला है। फर्स्ट स्टेट में इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड सेकेंड T2, सॉरी T1 टेम्परेचर T1 है। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद जो सिस्टम आपका सेकेंड स्टेट पे पहुंच चुका है, दैट इज प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। शर्त क्या है? एडियाबेटिक की शर्त है, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, मतलब हीट चेंज नहीं हुई है, और हीट चेंज होने के बाद ये सारा का सारा काम हो चुका है, राइट। क्लियर की नॉट क्लियर? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन कितना होता है। तो यू नो दैट आपके पास में लिखेंगे, लेट 1 मोल ऑफ गैस undergoes an adiabatic change। मान लिया 1 मोल गैस जो है एक एडियाबेटिक चेंज से पास होती है, ठीक है ना। इफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज V1, एक इट्स इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2। बच्चों बहुत अच्छे से समझना, देखिए वहां पे क्या हुआ था आइसोथर्मल में, यहां पे भी आपको यही लाइन लिखनी थी। कंसिडर देयर इज अ 1 मोल गैस that undergoes an isothermal change. Consider initial volume is V1 and final volume is V2। क्लियर? ये लाइन आपको यहां भी लिखनी चाहिए।
हालांकि मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था। तो ये लाइन फिर भी आपको यहाँ पे लिख लेनी चाहिए, कंसीडर 1 मोल गैस। लिख देता हूं मैं, कंसीडर 1 मोल गैस दैट अंडरगोज आइसोथर्मल चेंज। ठीक है ना? वॉल्यूम इनिशियल V1 एंड फाइनल V2, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ये चीज लिख दी, कंसीडर देयर इज अ 1 मोल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज, take its initial volume V1 and final volume is V2. So what is W? dW is equals to PdV. So integrate total work is equals to integration of dW. This is equals to PdV V1 से लेके V2, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब आ रहा है स्टेट फंक्शन, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी आपने क्या देखा था? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। याद दिला रहा हूं मैं आपको, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। याद आया कुछ? अब यहां पर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो अलग है। तो लिख देते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए बेटा, ये आपको याद करके ही जाना है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये नोट कर लीजिए, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस मीन्स आप क्या लिख सकते हैं? पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट के। जैसे वहां पे पी इंटू वी इक्वल टू के होता था, यहाँ पे पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के। ओके, तो मतलब P और V का मल्टीप्लाई, V की पावर गामा का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। मतलब आप यदि दो स्टेट में है तो आप लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई कांस्टेंट है, जैसे वहां पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वैसे यहाँ पे P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। सो हियर P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, राइट। ये आपको रटना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास में, ये रटने वाला है। क्लियर? अब आप पूछ लेंगे सर गामा क्या होता है यहाँ पे, तो या शायद पता आपको, सीपी बाई सीवी के रेशियो को गामा बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड गामा। हालांकि इसका कोई काम नहीं है इतना, बस इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ पे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? के डिवाइडेड बाई वी की पावर गामा। एग्जैक्टली के बाई वी की पावर गामा। सो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू के वी की पावर माइनस गामा। ये चीज आ गई हमारे पास P की वैल्यू, राइट। नाउ वर्क डन पे आते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से लेके V2, राइट। सो यहां से हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू V1 से लेके V2। बेटा P की वैल्यू पुट करने का वक्त आ चुका है, के V की पावर माइनस गामा एंड dV। नाउ सॉल्व दिस, W is equals to K constant V to the power माइनस गामा V1 से लेके V2 एंड हियर dV। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो W is equals to K V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा? माइनस गामा प्लस 1। ओके, एंड यहाँ पर वेरिएबल, सॉरी लिमिट आएगी V1 से लेके V2। ठीक है बच्चों,
अब यहां पर यदि मैं W इक्वल्स टू K अपॉन 1 माइनस गामा लिख दूं, 1 माइनस गामा लिख दिया मैंने, तो 1 माइनस गामा मतलब माइनस गामा प्लस 1 को बाहर ले आया, तो अंदर क्या बचेगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 V1 से लेके V2। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो W इज इक्वल्स टू K अपॉन 1 माइनस गामा V2 की पावर, सॉरी यहाँ पे V की जगह V2 डालेंगे, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ये देखिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ओके, क्या पुट किया, V1 की जगह पहले ऊपर का लिमिट V2 पुट किया और फिर नीचे का लिमिट V1 पुट किया। अभी और चेंजेस करने हैं यहाँ पे। W इज इक्वल्स टू K अपॉन 1 माइनस गामा। यदि मैं V2 ये ऐसा रखूं और यदि माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो माइनस साइन यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, गामा माइनस 1, और ये बन जाएगा V1 माइनस कॉमन लेने पर ये भी बन जाएगा गामा माइनस 1। अब आप जानते हैं कि x की पावर माइनस 1 जो होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, मतलब चीजें अपॉन में आ जाती हैं, या ये कह लीजिए x की पावर माइनस ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर a होता है। तो मैं यहाँ पर W इज इक्वल्स टू K अपॉन 1 माइनस गामा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 देख करके, जो भी आपने लिया है, शुरुआत में इसे आपने 1 लिया है तो आप इसे 2 दे करके रोक दें। ये इक्वेशन नंबर 2 आप दे करके इसे रोक दें। ठीक है, यहाँ पे आप जो है, एक मिनट, ठीक है, W इज इक्वल्स टू K को अंदर डाल दें तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और K अंदर जाएगा तो K V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस K अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। ये हो गया। अब आपको मैंने एडियाबेटिक चेंज के बारे में क्या बताया था, मैंने एडियाबेटिक चेंज के बारे में बताया था कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यस, ड्यूरिंग एडियाबेटिक चेंज पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो आप लिखेंगे, देखिए यहां से, बट पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के, पी की पावर गामा इक्वल्स टू के होता है। इसका मतलब P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये सब के सब किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे, के इक्वल। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 2 बेटर रहेगा, आप इसे मान लें नीचे वाले को, क्योंकि के की वैल्यू ही हम पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप के की वैल्यू डाल दें। कैसे डालेंगे, देखिए, W लेफ्ट में था 1 अपॉन 1 माइनस गामा, के की वैल्यू यहाँ पे V2 के टर्म में चाहिए है, तो हम डालते हैं P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस P1 V1 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। ओके, अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर गामा। देखिए यहाँ पे V2 की पावर गामा माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस 1, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 गामा और माइनस 1 ऐड होंगे
तो गामा माइनस वन बन जाएंगे। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? तो V2 की पावर गामा इंटू वी टू की पावर माइनस वन, V2 की पावर माइनस वन माइनस P1 V1 की पावर गामा एंड हियर V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर माइनस वन। बेटा V2 की पावर गामा से V2 की पावर गामा कैंसिल, V1 की पावर गामा से V1 की पावर गामा कैंसिल, W इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा, हियर इट इज P2, और V2 की पावर माइनस वन ऊपर चला जाएगा, तो जैसे 1/x इनवर्स ऊपर जाके x हो जाता है, तो ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, तो ये हमारे पास नहीं नहीं इनवर्स नहीं जाएगा बच्चों ऊपर, नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी तो इनवर्स गायब हो जाएगा भाई। अगर इनवर्स ऊपर से नीचे आता है तो इनवर्स गायब हो जाता है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो भी गायब हो जाएगा भाई। V2 की पावर माइनस वन नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो V2 बचेगा केवल प्लस वन। सो बच्चों अब यहाँ पे ये हमारा आ चुका है, दिस इज वर्क डन। तो ये पहला हमारा एक्सप्रेशन है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा और इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। कौन सा? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन यहाँ पे बेटा एक मोल गैस हमने ले रखा है, सो पी वी इक्वल टू कितना हो गया बेटा? आर टी। सो आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, यानी पी वन वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर टी वन फर्स्ट स्टेट में, एंड पी टू वी टू कितना हो जाएगा? सेकेंड थर्मोडायनेमिक स्टेट में आर रहेगा और यहाँ पे टी टू रहेगा। याद रखिएगा ये आइसोथर्मल नहीं है कि दोनों में टेम्परेचर चेंज रहे, ठीक है ना? तो आर टी वन आर टी टू पुट कर दीजिए। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू देखिए 1/1 माइनस गामा, गामा ओके, ऊपर P2 V2 है, तो P2 V2 की जगह आएगा RT2 माइनस RT1। R यहाँ से कॉमन ले लीजिए, सो W इज इक्वल्स टू R/1 माइनस गामा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। बेटा यही फाइनली हमारा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है, दैट्स डन। देखिए यदि हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लें तो W इज इक्वल्स टू आर, अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? गामा माइनस वन, और मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा जो ले गया, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो ये भी हमारा एक आंसर बन सकता है। सो दिस इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ लिया है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटा तो याद रखिएगा इन दो स्टेट को, एक पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है, और दूसरी टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा यदि आप यहाँ से प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में रख दोगे तो ये आ जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर, तो पी और टी में तीन रिलेशन आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, चाहे पहला देखें चाहे दूसरा देखें चाहे तीसरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्योंकि कई बार प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बनेगा तो फिर आपका पहला स्टेटमेंट हेल्प करेगा, अगर दूसरे में करेगा टेम्परेचर और वॉल्यूम में तो सेकंड वाला, अदरवाइज थर्ड वाला। और वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक चेंज अभी अभी मैंने आपको बताया, W इज इक्वल्स टू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है? तो ये कहलाता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। आप इस चीज को यदि जानना चाहते हैं कि सर हम प्रेशर से टेम्परेचर की पावर टीवी की पावर गामा माइनस वन कैसे बनाए, तो ये भी बहुत सरल है। देख लीजिए बना के दिखा देता हूँ। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है हमारे पास में, और हम टेम्परेचर का फॉर्मूला लाने वाले हैं। कैसे बनेगा देखिए, देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? पीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, राइट? अब मैं किस में रिलेशन लाना चाह रहा हूँ? टी और वी में। तो टी और वी में रिलेशन है टी वी की पावर गामा माइनस वन, बड़े आराम से आ जाएगा देखिए।
आप जानते हैं कि पीवी इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी, और इस चैप्टर में हम 1 मोल के लिए डील कर रहे हैं, तो पीवी इक्वल टू आरटी। अब यहाँ से पी को हटाइए, तो यदि आप पी को हटा देंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन वी, आर टी बाई वी। तो पी की जगह यहाँ पर आप आर टी बाई वी पुट कर दें, आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया, के। देखिए पी की जगह आपने आर टी बाई वी पुट कर दिया, पी की जगह आपने आर टी बाई वी पुट कर दिया, तो आपके पास आ गया, इतना आ चुका है। ठीक है, पी इक्वल टू आर टी बाई वी पुट कर दिया, पी वी इक्वल टू आर टी से, तो पी इक्वल टू आर टी बाई वी ये हो गया। तो देखिए यहाँ से टी और वी, देखिए ऊपर की पावर गामा माइनस वन है, और एक भी और ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू के बाई आर। तो टी वी की पावर गामा माइनस टू इक्वल टू कांस्टेंट के, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन किसमें बन गया, टी और वी में। टी वी की पावर गामा माइनस टू इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक ना बेटा। के अपॉन आर, आर भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू के, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। हम्म तो यहाँ पे आई थिंक गलत लिखा हुआ है, ये टीवी की पावर गामा माइनस टू होना चाहिए इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पी को आपने यहाँ पे गामा गायब कर दिया है, तो टीवी की पावर गामा माइनस टू इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये रिलेशन किस में था, पी और वी में था। ये रिलेशन किस में है, टी और वी में। अब एक रिलेशन में पी और टी में भी ला सकता हूँ, तो उसके लिए आपको पी को गायब करना पड़ेगा। यदि आप एक रिलेशन पी और टी में लाने वाले हैं तो आपको वी को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसको भी हटा के देख लेते हैं। तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के है, तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर टी बाई पी। वी की वैल्यू हो जाएगी आर टी बाई पी, राइट। तो पी वी की वैल्यू आर टी अपॉन पी होल टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, और पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। देखिए यहाँ पी की पावर वन है, तो बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ऊपर की पावर वन, नीचे की पावर गामा, वन माइनस गामा, एंड टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर की पावर, टी नहीं था बेटा, ये गामा था, सॉरी गलती से टी लिख दिया गया, आर की पावर गामा। और आर इज द रेडबर कांस्टेंट, और उसकी पावर कुछ भी होगी वो भी कांस्टेंट आएगा, तो बेटा ये भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास में पी की पावर वन माइनस गामा एंड टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखिए, तो ये रिलेशन किस में है, पी में है, टी में है। ये देखिए बना हुआ है पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम ला भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए पी की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट के अपॉन टी की पावर गामा। ठीक है, अब यदि टी की पावर गामा को आप ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा के अपॉन पी की पावर वन माइनस गामा। ठीक, और यदि इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा टी की पावर गामा इक्वल टू के, और ऊपर आएगा तो गामा पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो पी की पावर वन माइनस गामा की जगह ऊपर आने पर बन जाएगा गामा माइनस वन। ठीक, और यही रिलेशन अपना बन चुका है। देखिए पी की पावर गामा माइनस वन, टी की पावर नीचे ले आइए, टी की पावर गामा इक्वल टू वन बाई के, यानी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, ये भी एक क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये देखिए ये लिखा हुआ है, पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
तो मतलब बच्चों केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मैं क्यों कुछ याद रखूं जब मेरे को ये याद है? ओके। और जब आप, ये किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। जी। और जब आप आइसोथर्मल के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? पी वी की पावर गामा नहीं आएगा, वी की पावर 1 यानी 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल के लिए है। बस इतना सा फर्क है, आइसोथर्मल में यहाँ गामा नहीं लगेगा, एडियाबेटिक में यहाँ गामा लगेगा। राइट। चलिए तो फिनिश करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।